ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। बोमा तकनीक यानी बोमा टेक्निक जो हाल में सुर्खियों में है, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए कोविड वैक्सीन विकास से, बी प्राकृतिक तेल गैस संरक्षण से, सी वन्य आग के नियंत्रण से, या फिर डी वन्य जीवों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेशन से। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। बोमा तकनीक अफ्रीका की एक तकनीक है जिसे इस समय भारत में वन्यजीव संरक्षण तकनीक के रूप में अपनाया जा रहा है। इसके तहत राजस्थान के भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क से मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में हिरणों का ट्रांसलोकेशन किया गया है, जिससे बाघों के लिए यानी टाइगर्स के लिए उचित शिकार का प्रबंध हो सके, अन्यथा बाघ भूखे मर सकते हैं। अफ्रीका की इस बोमा कैप्चरिंग तकनीक के तहत कीप के आकार जैसी फेंसिंग के जरिए उनका पीछा करते हुए जानवरों को लुभाते हुए एक घेरे के अंदर लाया जाता है। इसमें ग्रास मैट और ग्रीन नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तकनीक के जरिए 6 हिरणों को मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में भेजा गया है, क्योंकि यह रिजर्व प्रे डिफिशिएंट यानी बाघों की शिकार अभावग्रस्तता से जूझ रहा है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। माथीकेतन शोला नेशनल पार्क जो चर्चा में है, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरल, या फिर डी आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। यह नेशनल पार्क हाल में भारत के पहले न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाने की दिशा में किए जा रहे काम के चलते सुर्खियों में है, क्योंकि यह न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु के थेनी जिले के बोडी पहाड़ियों के क्षेत्र में बनाई जा रही है, जो कि माथीकेतन नेशनल पार्क से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बनने से बहुत बड़े पैमाने पर पश्चिमी घाट के जैव विविधता का नुकसान होगा। 16 ग्रासलैंड नष्ट होंगे। इसलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को इस क्षेत्र में न बनाया जाए, इस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर दिया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस क्षेत्र में यह न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाने का प्रस्ताव किया गया है, वह नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा घोषित माथीकेतन पेरियार टाइगर कॉरिडोर के हिस्से में आता है, जिसके चलते इस प्रोजेक्ट से बाघों की संख्या पर नुकसान पहुंचने की आशंका है। साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इस प्रोजेक्ट से इस क्षेत्र के जल प्रवाह पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा, इसलिए इसे रोक दिया जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि चूंकि वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी है, तो वेस्टर्न घाट के बारे में जानकारी आप रखें। अब देखते हैं तीसरे सवाल को। मोहिनी अट्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मोहिनी अट्टम केरल की एकल नृत्य परंपरा है जिसे प्रकृति नामक एक युवती ने नृत्य और संगीत के माध्यम से स्वयं को मंदिर के देवता को समर्पित करने के लिए किया था। दूसरा ऑप्शन, यह मंदिर की परिसीमा के अंदर देवदासियों की परंपरा से जुड़कर मंदिर अनुष्ठान के रूप में विकसित हुआ था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी, यानी दोनों ही कथन सत्य हैं। अब देखते हैं कि यह न्यूज़ में क्यों है, चर्चा में क्यों है। हाल ही में केरल के पलक्कड़ में जिला अदालत में कला के क्षेत्र में विरोध का एक अलग तरीका देखने को मिला। जिला जज कलाम पाशा के मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना नीना प्रसाद का कार्यक्रम बंद करवाने के बाद नाराज वकीलों ने इसका विरोध अदालत परिसर में गाना गाकर किया। जज ने ध्वनि प्रदूषण होने की बात कहकर मोहिनी अट्टम शो को रुकवा दिया था। नीना प्रसाद का कहना था कि यह वायलिन, मृदंगम और इडक्का जैसे प्रकाश और शांत वाद्य यंत्र की संगत के साथ किया गया था, तो इससे यह नहीं पता चलता है कि इससे शोर कैसे होगा। वहीं ऐसी ही एक घटना केरल में भी देखने को मिली है, जहां एक मुस्लिम नृत्यांगना मनसिया वीपी को मंदिर में भरतनाट्यम करने से रोका गया है। भरतनाट्यम भारत की एक प्राचीन नृत्य शैली है। भारत के कई मंदिरों में कलाकार भरतनाट्यम करते हैं। मनसिया वीपी ने कहा है कि कला का कोई धर्म नहीं होता। मनसिया और उनकी बहन ने न सिर्फ भरतनाट्यम सीखा है, बल्कि कथकली और मोहिनी अट्टम जैसे अन्य शास्त्रीय नृत्य भी उन लोगों ने सीखे हैं।
मोहिनी अट्टम की शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है और हिंदू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल का एक शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है। पौराणिक गाथा के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के संबंध में और भस्मासुर के वध की घटना के संबंध में लोगों का मनोरंजन करने के लिए मोहिनी का वेश धारण किया था। यह केवल स्त्रियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। मोहिनी अट्टम का उल्लेख मझ मंगलम नारायणन नंबूतिरी द्वारा 1709 में लिखित व्यवहार माला पाठों और बाद में महान कवि कुंजन नाम्बियार द्वारा लिखित घोष यात्रा में पाया जाता है। केरल के इस नृत्य रूप की संरचना त्रावणकोर राजाओं महाराजाओं कार्तिक तिरुनल और उसके उत्तराधिकारी महाराजा स्वाति तिरुनल, जो कि 18वीं और 19वीं शताब्दी ईस्वी के थे, द्वारा आजकल के शास्त्रीय स्वरूप में की गई थी। इसमें पताका मुद्रा, कताका मुद्रा, अर्धचंद्र मुद्रा और त्रिपताका मुद्रा में नृत्य किया जाता है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। पंडिता रमाबाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया था। दूसरा ऑप्शन, 1882 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा के लिए एक कमीशन बनाया जिसमें रमाबाई ने उसके सामने कई सबूत रखे थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक नहीं दो। इसका उत्तर है सी, यानी दोनों ही कथन सत्य हैं। पंडिता रमाबाई को देश की पहली फेमिनिस्ट कहा जाता है। वो महाराष्ट्र के एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में 23 अप्रैल 1858 में पैदा हुई थीं और बीते 5 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि थी, जिसके चलते वह चर्चा में रहीं। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने ही रमाबाई को संस्कृत की पढ़ाई कराई। 22 वर्ष की उम्र तक रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विद्वान बन चुकी थीं। उन्हें कन्नड़, मराठी, बांग्ला और हिब्रू जैसी 7 भाषाएं आती थीं। वो अपने समय की एक असाधारण महिला थीं। वह एक शिक्षक, विद्वान, नारीवादी और समाज सुधारक थीं। उन्होंने लॉर्ड रिपन के सामने रिपोर्ट दी थी। 1883 में वो इंग्लैंड गईं। वहीं उन्होंने ईसाई धर्म का अध्ययन किया और उन्होंने तभी ईसाई धर्म स्वीकार किया। पंडिता रमाबाई ने अपने ब्रिटेन प्रवास में एक किताब लिखी थी जिसे द हाई कास्ट हिंदू विमेन कहा जाता है। इस किताब में एक हिंदू महिला होने के बुरे परिणामों की बात की गई है। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति, ऐसे तमाम मुद्दों पर लिखा गया है। पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन की मुखिया के रूप में महाराष्ट्र में काफ़ी काम किया। कर्नाटक के गुलबर्गा में उन्होंने स्कूल खोला। तमाम आलोचनाओं के बाद भी वो विधवाओं के उत्थान के लिए काम करती रहीं। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, यह एक सांविधिक निकाय है जिसे सिविल कोर्ट का दर्जा प्राप्त नहीं है। बी, वर्ष 1984 में अल्पसंख्यक आयोग को गृह मंत्रालय से अलग कर दिया गया था और इसे नवनिर्मित कल्याण मंत्रालय के अधीन रखा गया था। सी, वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अधिनियमन के साथ इसका गठन हुआ था। या फिर डी, वर्ष 2014 में जैन धर्म मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में इसके द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसका उत्तर है ए। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 चर्चा में रहा क्योंकि हाल ही में एक याचिका दायर करके केंद्र सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों को दर्जा देने के अधिकार पर एक चुनौती पेश की गई है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने इस बात पर विचार करना शुरू किया था कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या काफ़ी कम हो गई है वहां हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाए, और ऐसा अधिकार राज्य सरकारों को है, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय देते हुए इस बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है क्योंकि इसे संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत बनाया गया था, और इसके साथ ही इसे सिविल कोर्ट का दर्जा भी प्राप्त है, जिसका मतलब यह है कि यह भारत के किसी भी न्यायालय से किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य प्राप्त करने के लिए सम्मन जारी कर सकता है। भारत के गृह मंत्रालय द्वारा पारित एक संकल्प में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। वर्ष 1993 में पहले वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया और 5 धार्मिक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था, और वर्ष 2014 में जैन धर्म मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था।
तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।